सभी साथियों को नमस्कार, जय आसियान। मेरा नाम सुप्रिया गिरधर है और जींद हरियाणा से बिलॉन्ग करती हूँ और फिलहाल गुड़गांव में रहती हूँ। अभी एक साल पहले ही मेरी शादी हुई है, उसके बाद से मैं अभी गुड़गांव में रह रही हूँ। तो अभी इस बिज़नेस को मैं पिछले लगभग 2 ढाई साल से, यानी जब से लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के बाद से मुझे ये बिज़नेस समझ में आया। ये बिज़नेस पहले मेरे पेरेंट्स, मेरे पापा जी किया करते थे और मैं सिर्फ प्रोडक्ट्स अपने घर में इस्तेमाल करती थी और उसमें से भी मैं कुछ-कुछ प्रोडक्ट इस्तेमाल किया करती थी क्योंकि मुझे शुरुआत में मुझे ऐसा लगता था कि नहीं ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, ये प्रोडक्ट ऐसा है, ये वैसा है, मैं क्यों अपना प्रोडक्ट चेंज करूँ? फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे जब पेस्ट मैंने आरसीएम का इस्तेमाल किया था, तो उस टाइम पर मुझे लगा कि नहीं इसका तो टेस्ट अच्छा नहीं है, मेरा तो पहले वाला पेस्ट अच्छा है, मैंने वही इस्तेमाल करना है। तो मैंने आरसीएम के पेस्ट को उठाकर साइड में रख दिया था। लेकिन उसके बाद जब जब मेरे दांतों में कुछ प्रॉब्लम हुई और उसके बाद मैंने जब फिर से आरसीएम का पेस्ट इस्तेमाल किया और वो प्रॉब्लम ठीक हो गई, तो फिर मुझे पता लगा कि हाँ, प्रोडक्ट ये बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से चल रहा था। मेरे पापा जी ने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया था और मैं सिर्फ प्रोडक्ट ही इस्तेमाल करती थी और उस टाइम पर मैं पढ़ाई करती थी, मेरी पढ़ाई चल रही थी। मैंने बीएससी की और उसके बाद एमएससी की और उसके बाद मैंने बीएड किया और ये सब मैंने इसीलिए किया क्योंकि मेरे जो साथ में मेरे दोस्त जो पढ़ा करते थे, वो बीएससी और एमएससी कर रहे थे। कहने का मतलब ये है कि मेरा खुद का कोई भी टारगेट नहीं था। जब मैंने 10th पास की तो उसके बाद मेरे जो दोस्त थे, जो मेरी क्लासमेट्स थे, उन्होंने बोला कि हम नॉन मेडिकल लेंगे, तो इसलिए मैंने भी नॉन मेडिकल के साथ 11th में एडमिशन ले लिया और 11th 12th मैंने नॉन मेडिकल से किया। फिर जब 11th 12th में जो मेरे फ्रेंड्स थे, उन्होंने बोला कि हम तो बीएससी करेंगे, इसलिए मैंने भी उनके साथ ही वो भेड़-चाल जिसको बोलते हैं, भेड़-चाल में मैंने भी बीएससी करना स्टार्ट कर दिया, बीएससी नॉन मेडिकल। और उसके बाद बीएससी वाले दोस्तों ने बोला कि हम तो एमएससी करेंगे और फिर इसलिए मैंने भी एमएससी करना स्टार्ट कर दिया और फिर बीएड भी इसी तरीके से किया। और अब जब बारी आई जॉब करने की तो मुझे पता लगा कि एमएससी बीएड करने के बाद तो टीचर बनते हैं और टीचिंग में तो मेरा कोई भी इंटरेस्ट था ही नहीं। ये चीज मुझे पता चली कि मेरा तो टीचिंग में इंटरेस्ट नहीं है, तो मैंने एमएससी बीएड क्यों किया? क्योंकि मेरा कोई टारगेट नहीं था, मुझे ज़्यादा कोई नॉलेज नहीं थी, मेरा कोई मेंटर नहीं था, मुझे कोई बताने सिखाने वाला नहीं था। इसलिए मैंने भेड़-चाल में चलकर एमएससी बीएड तो कर ली और जब बारी आई जॉब करने की तो मैं फँस गई कि अब तो मुझे टीचिंग करनी पड़ेगी, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो फिर मैंने अपने पापा जी को बोला कि पापा मैं जॉब करना चाहती हूँ। तो मेरे पापा ने बोला कि जॉब करना क्यों, कोई ज़रूरी नहीं है जॉब करना। हाँ, अगर गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो कर लेना। प्राइवेट जॉब तो हम नहीं कराएँगे, हम नहीं चाहते कि 5, 7, 10, 15 हज़ार रुपए के लिए तुम किसी की गुलामी करो। गुलामी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उस टाइम पर मेरे पापा जी आरसीएम बिज़नेस करते थे और उनको इस बिज़नेस की पावर जो है वो समझ आ चुकी थी। तो उन्होंने मुझे ये बात भी बोली कि जॉब करना मतलब किसी की गुलामी करना। किसी को किसी के अंडर जॉब करने की बजाय अगर तुम्हें ऐसा मौका मिले कि तुम दूसरों को काम दे सको, दूसरों को रोज़गार दे सको, तो कैसा होगा? तो मैंने कहा कि हाँ, ये तो बहुत बढ़िया होगा। फिर उन्होंने मुझे आरसीएम का प्लान दिखाया, मुझे बताया कि ये काम करना होगा, ऐसे-ऐसे प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना होगा। तो तब मुझे लगा कि नहीं-नहीं, मैंने तो एमएससी बीएड की है, मैंने एमएससी बीएड साबुन, शैम्पू, क्रीम बेचने के लिए थोड़ी ना की है, मैं नहीं करूँगी। मुझे ये बिज़नेस नहीं करना है, मैं क्यों किसी से बात करूँ? क्योंकि उस टाइम पर मेरा बिहेवियर ऐसा था कि अगर कोई नया व्यक्ति है, अगर वो सामने से मुझे हाय हेलो बोल रहा है, तो ही मैं उसकी बात का जवाब दूँगी। अगर वो मुझे हाय हेलो नहीं बोल रहा है, तो मैं किसी को भी सामने से जाकर मैं किसी से बात नहीं करती थी। इतना एटीट्यूड, इतनी ईगो बोल सकते हैं कि वो मेरे अंदर थी। मेरा ऐसा बिहेवियर था उस टाइम पर। तो मुझे ये लगता था कि मैं क्यों किसी से बात करूँ, मैं क्यों साबुन, शैम्पू, क्रीम बेचने का काम करूँ, मैंने तो एमएससी बीएड की है, मैं कोई दुकानदार थोड़ी ना हूँ। तो इसलिए फिर मैं निकल पड़ी अपनी जॉब के लिए। अब जॉब में से मेरी जॉब में था कि मुझे टीचिंग करनी है, लेकिन टीचिंग मेरा इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए मैंने दूसरी जगहों पर ट्राई करना स्टार्ट किया जॉब करने के लिए। लेकिन जहाँ पर भी मैं जाती थी इंटरव्यू देने के लिए, वहाँ पे वो लोग मुझे यही बोलते थे कि आपने तो एमएससी बीएड की है, आपको तो टीचर बनना चाहिए, आप यहाँ क्यों आए हो? आपको तो किसी स्कूल में जाना चाहिए। लेकिन टीचर बनना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए मैंने अलग-अलग जगहों पर ट्राई किया, लेकिन मेरी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से मुझे वहाँ पर जॉब नहीं मिला
और आखिरी ऑप्शन जो मेरे पास बचा वो था टीचर बनने का, जो कि बिल्कुल अपने मन को मार के और मैं एक स्कूल में गई इंटरव्यू देने के लिए और वहां पे मेरा सिलेक्शन भी हो गया और उन्होंने मुझे यही बोला कि आप कल से स्कूल को ज्वाइन कर सकते हो, आप कल से आ जाना। तो मैं अगले दिन गई और वो मेरा स्कूल का पहला ही दिन था और वहां पर बच्चों के एग्जाम चल रहे थे, तो अगर एग्जाम चल रहे थे तो क्लास तो लगनी नहीं थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि क्लास तो हो नहीं रही है, तो आप ऐसा करो, आप रिसेप्शन पर बैठ जाओ, यानी कि फ्रंट डेस्क पर बैठ जाओ। तो मैंने बोला कि रिसेप्शन पे अगर मैं बैठ जाऊं तो मुझे तो ज्यादा नॉलेज नहीं है स्कूल के बारे में, क्योंकि मैं तो पहले ही दिन आई हूँ, तो क्या मैं रिसेप्शन पे बैठ रहेगा? तो उन्होंने मुझे ये बोला कि हाँ आप बैठ जाओ, आपने कुछ नहीं करना है, अगर कोई भी व्यक्ति आता है तो उसको डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफिस में नहीं जाने देना है, उसको बैठाओ, उससे पूछो और अंदर से परमिशन देके फिर उसको जाने देना है। तो मैंने बोला ठीक है, ये तो बहुत आसान काम है, तो मैंने ऐसा ही किया। और उसके बाद जब जब मैं रिसेप्शन पर बैठी और एक व्यक्ति सामने से आया और जिसकी उम्र लगभग 50 साल के आसपास की थी, एक आदमी, एक जेंट्स आए और मैंने उनसे पूछा, सेम जो मुझे ड्यूटी दी गई थी मैंने वो की कि हाँ जी सर बताइए आपको किससे मिलना है। तो उस व्यक्ति ने जो बात की मुझसे, बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से बात नहीं की, बहुत बुरे तरीके से बात की कि तू नहीं आई है क्या स्कूल में, तुझे पता नहीं है क्या मैं कौन हूँ, इस तरीके से उन्होंने मुझसे बात की। तो मैंने बोला कि नहीं मुझे नहीं पता। तो उन्होंने बोला कि मैं स्कूल का मालिक हूँ। तो वो बात जो है उनको बुरी लगी कि वो तो स्कूल का मालिक है, उसको किसी ने क्यों रोक लिया, कैसे कोई उनको रोक सकता है। तो उनका जो बिहेवियर था मुझसे बात करने का वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और स्कूल की छुट्टी का टाइम होने वाला था, तो मैं अपने घर पर आ गई और मुझे ये रियलाइज हुआ कि नहीं मुझे ये जॉब नहीं करनी है। कुछ तो मैं वैसे ही अनमने से मन से स्कूल में गई थी क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, और दूसरा वहां जाकर ऐसा इंसिडेंट हुआ तो मेरा बिल्कुल ही मन उतर गया कि नहीं मैं तो नहीं जाऊंगी स्कूल में, और मैंने घर आके बोल दिया कि मैं नहीं जाऊंगी कल से उस स्कूल में, मुझे नहीं जाना है। तो जब जैसे ही मैंने ये बोला तो मेरे पापा ने कहा कि मैंने तो तुम्हें कहा ही था कि किसी की गुलामी करने की क्या जरूरत है, तुम क्यों जा रही थी? तो फिर मुझे भी फिर वो चीज समझ में आ गई कि हाँ ठीक है मुझे नहीं जाना चाहिए, मैं उस स्कूल में नहीं जाऊंगी। क्योंकि वहां पर मुझे पता लगा कि आप अगर कितनी ही बड़ी से बड़ी जॉब अगर कर लेते हैं तो आपको किसी ना किसी बॉस की गुलामी तो करनी ही करनी पड़ेगी। कोई ना कोई आपका बॉस जरूर होगा, चाहे आप कितनी ही बड़ी जॉब कर रहे हैं, चाहे आपकी उस जॉब से सैलरी 1 लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख भी है, तो भी आपको किसी ना किसी बॉस का गुलाम तो बनना ही पड़ेगा, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसलिए मैंने वो मेरा जॉब का पहला और आखिरी दिन था और मैंने उसको वहीं पर छोड़ दिया। उसके बाद इस दौरान जब मैंने घर पे आकर बताया तो इस दौरान मेरे पापा जी ने थोड़ा सा, उनको भी पता था कि इस बिजनेस में थर्ड पार्टी काम करती है, कि मैं तो इसको बहुत टाइम से समझा ही रहा हूँ, इसको समझ में नहीं आ रहा है, तो हम किसी थर्ड पार्टी का सहारा लेते हैं। इस दौरान उन्होंने, अभी ये बात बिल्कुल नई नई थी स्कूल वाली, तो उन्होंने हमारे जो अपलाइन है उनको घर पे बुला लिया, उनको घर पे इनवाइट किया, तो उन्होंने मुझे प्लान दिखाया और उन्होंने मुझे कुछ एक दो बुक्स के बारे में बताया, जैसे कि 21वीं सदी का व्यवसाय। और उन्होंने मुझे बोला कि आप पढ़े लिखे हैं, आप यूट्यूब पर सर्च करना कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग एंड व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। आप इसको थोड़ा सा सर्च करना, थोड़ा स्टडी करना। और वो बुक वो मुझे देकर गए और बोले कि ये बुक थोड़ा सा पढ़ लेना आप। तो मैंने वो बुक पढ़ी तो मुझे, मेरी आंखें खुल गई, मुझे पता लगा कि जिस काम को हम ये सोचते हैं कि ये तो हल्दी नमक मिर्ची साबुन शैम्पू क्रीम बेचने का काम है, वो उस काम से आज अमेरिका के अंदर सैकड़ों हजारों लोग करोड़पति हैं, सिर्फ इस काम की वजह से, इस बिजनेस की वजह से। ये बिजनेस, ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, ये आंखें मेरी खुली वो बुक पढ़ने के बाद और वीडियोस देखने के बाद। अब मुझे ये तो समझ में आ गया कि अगर हमें अपने सपनों को पूरा करना है तो हमें इस बिजनेस को करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मेरी जो ईगो है वो बीच में आ रही थी कि मैं क्यों साबुन शैम्पू बेचने का काम करूं, मुझे शर्म आती थी ये काम करने में एक्चुअली। तो इस उसके बाद थोड़ा सा टाइम बीता और उसके बाद लॉकडाउन हो गया, और उस लॉकडाउन में हमें पता है कि सब कुछ बंद हो गया था, हम सब अपने अपने घरों में थे। और लॉकडाउन के बाद ही ये जो जूम मीटिंग अभी जो आप देख रहे हैं, ये जूम मीटिंग लॉकडाउन के बाद से ही स्टार्ट हुई थी। तो लॉकडाउन के बाद
घर में कुछ काम होता नहीं था, तो टाइम पास के लिए कि चलो ठीक है देखते हैं ऐसा क्या होता है इसमें। मेरे पापा ने मुझे किसी ज़ूम मीटिंग का लिंक दिया और बोला कि चलो ये मीटिंग अटेंड करना। और मेरे पास तो टाइम बहुत ज़्यादा था, मेरे पास कुछ काम भी नहीं था, तो टाइम पास करने के लिए कि चलो टाइम पास हो जाएगा, बोर नहीं होंगे, इसके लिए मैंने उस ज़ूम मीटिंग को क्लिक किया, ज़ूम मीटिंग को अटेंड किया, सुना। तो वहां से जो है वो ज़ूम मीटिंग जो है वो मेरे लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई। और वो ऐसे कि वहां पर जो लेडी बोल रही थी, उन्होंने ये बोला कि हम जब एक बेटी होती है, यानी कि जब तक शादी नहीं होती है तब तक हम अपने पिता के नाम से जाने जाती है, जैसे कि फला व्यक्ति की बेटी है। और जब हमारी शादी हो जाती है तो हम उस परिवार के नाम से या अपने पति के नाम से जाने जाती है कि फला व्यक्ति की पत्नी है ये, या फिर फला खानदान की बहू है ये। हमारी अपनी पहचान कहाँ है? क्या हमारी अपनी कोई पहचान है? ये चीज मुझे वहां से समझ में आई कि अगर हमें अपनी पहचान, उन्होंने आगे ये भी हमें बताया कि हमारी अपनी कोई पहचान नहीं है, अपनी पहचान बनाने के लिए क्या करना चाहिए, अपनी पहचान कैसे बन सकती है। अपनी पहचान हम इस बिजनेस के माध्यम से बना सकते हैं। इस बिजनेस में अगर हमें 500 रुपए का भी चेक आया है, उसको भी सेलिब्रेट किया जाता है। हम अपने घर में पूरा दिन खाना बनाती हैं, अपने बच्चों का ध्यान रखती हैं, पति का ध्यान रखती हैं, घर की सफाई करती हैं, पूरा 10-10, 4-4, 5-5, 6-6 लोगों के लिए खाना भी बनाती हैं, लेकिन कभी भी हमें शाबाशी नहीं दी जाती है। यहाँ पे अगर हमने छोटा सा गाना और इग्नोर भी सेंड कर दिया तो भी हमें यहाँ पे शाबाशी दी जाती है। यहाँ अगर हमें 150 रुपए का चेक भी आया है तो भी हमें यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया जाता है, वहाँ इसको सम्मानित किया जाता है हमें। मुझे पता लगा कि अपना मान सम्मान अगर हमें चाहिए, स्पेशली बीइंग अ लेडी, बीइंग अ वुमन, अगर हमें अपना मान सम्मान चाहिए तो हमें इस बिजनेस से मिल सकता है। अगर हमें अपनी पहचान बनानी है तो वो हमें इस बिजनेस से मिल सकती है। मुझे सिर्फ इतना ही यहाँ से पता चला और वो मेरा एक सपना बन गया कि अगर मुझे अपनी पहचान बनानी है, मुझे भी अपनी पहचान बनानी है, ये मेरा सपना बना। और उसके बाद फिर मैंने इसी के लिए थोड़ा-थोड़ा काम करना शुरू किया। तो वो कहते हैं ना कि एक कारण अगर हमें पता लग जाता है, तो उसके बाद हम उस काम को बिना किसी थकावट के करना शुरू कर देते हैं, सारी चीज़ें भूल कर। तो मुझे वो कारण पता लग गया था कि पहचान, अपनी पहचान बनाना एक मेरा कारण था इस बिज़नेस को करने का। हो सकता है आप में से भी बहुत से लोगों का ये कारण हो, अपनी पहचान बनाना। तो उसके बाद मैंने इस बिज़नेस को करना शुरू किया और जो ईगो थी, जो शर्म आती थी इस बिज़नेस को करने में, वो मैंने सब साइड कर दिया, उतार के फेंक दिया। और उसके बाद वो दिन था और आज का दिन है। मैंने उस दिन एक सपना लिया था कि अगर मुझे कोई जाने तो मेरे नाम से जाने, और मेरे परिवार को अगर कोई जाने तो मेरे नाम से जाने, ना कि उनको मुझे उनके नाम से। तो ऐसा ही हुआ सर। आज आप सभी जानते हैं कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है, लगभग 64,000 लोगों का एक वो परिवार है यूट्यूब पे, सुप्रिया गिरधर के नाम से जो चैनल है, उसपे आज अगर कोई भी कॉल अगर मुझे आता है और मेरे अलावा अगर कोई और व्यक्ति उस फोन को कॉल को अटेंड करता है, मेरी मम्मी अगर अटेंड करती है तो लोग यही बोलते हैं कि आप सुप्रिया गिरधर की मम्मी बोल रहे हैं ना। अगर पापा अटेंड करते हैं तो वो बोलते हैं कि आप सुप्रिया गिरधर के पापा बोल रहे हैं ना। यहाँ तक कि अगर अब ये मैंने अपने पहले वाले घर में अपनी पहचान बनाई, यानी कि अपने मायके में अपनी पहचान बनाई। आज मैं अपने ससुराल में हूँ, यहाँ पर भी अगर कॉल आती है, अगर मेरे हस्बैंड कॉल उठाते हैं तो वो यही बोलते हैं कि क्या आप सुप्रिया गिरधर के पति हस्बैंड बात कर रहे हैं। तो सर ये पहचान जो है, ये पहचान मुझे मिली इस बिजनेस की वजह से। और ना सिर्फ इतनी पहचान मिली, बल्कि जहां पर भी मैं जाती हूँ, जिस भी शहर में जाती हूँ, जिस भी प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए जाती हूँ, लोग आते हैं, लोग बोलते हैं मैम आपके साथ एक सेल्फी लेनी है, मैम आपके साथ एक फोटो खींचना है। तो उस टाइम पे जो हमारी फीलिंग होती है, एक सेलिब्रिटी वाली फील, मैं कहूंगी कि वो फील हमें आती है। और ना सिर्फ मुझे, बल्कि अभी पिछले दिनों की बात है, जब मेरे पापा जी एक बार भीलवाड़ा गए थे, तो वहां पे उन्होंने लोगों को पता चला कि ये सुप्रिया गिरधर के पापा हैं। मैं वहां पर अवेलेबल नहीं थी, मैं नहीं गई थी, लेकिन मेरे पापा गए थे। तो उन लोगों ने मेरे पापा को भी नहीं छोड़ा, उन्होंने बोला कि सर आप सुप्रिया गिरधर के पापा जी हैं, आओ आपके साथ भी सेल्फी लेनी है। वो मेरे पापा जी के साथ भी फोटो ले रहे थे। मेरा भाई अभी हाल फिलहाल उदयपुर का ट्रिप करके आया, वहां पे उनको पता चला तो उन्होंने मेरे भाई के साथ भी सेल्फी लेना शुरू कर दिया। यानी कि ये बिजनेस ना सिर्फ हमें पहचान देता है, हमारे साथ साथ हमारे परिवार को भी पहचान देता है। एक और बात मुझे छोटी सी याद आ गई, चंडीगढ़ में मेरे चाचा जी रहते हैं,
और मेरे पापा उनके पास गए हुए थे, तो उनको कुछ थोड़ा बहुत बताया प्रोडक्ट्स के बारे में। वैसे तो अपने जो परिवार के लोग होते हैं वो नहीं मानते उतना ज्यादा, लेकिन उन्होंने थोड़ा बहुत बताया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप ये सामान हमें दिलवा दो, हमसे मिलेगा। तो मेरे पापा ने फटाफट से ऐप में आरसीएम का पिकअप सेंटर चंडीगढ़ में सर्च किया और वहां पे उनको लेकर गए। तो जब वो पिकअप सेंटर वाले जो व्यक्ति थे, उन्होंने पूछा कि आप कहाँ से आए हो। तो मेरे पापा जी ने बोला कि मैं जींद से आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, आप जींद से आए हो? जींद में तो वो रहती है, वो सुप्रिया गिरधर रहती है, आप उनको जानते हो क्या? तो मेरे पापा ने बोला कि हाँ, वो मेरी ही बेटी है। तो सर, आप यकीन नहीं मानेंगे, उन्होंने इस तरह तलियों पे खिलाया मेरे पापा जी को। उन्होंने बोला कि अरे अरे सर, आप बैठिए, आपके साथ तो एक फोटो बनता है आपको। आपने तो आपकी बेटी ने तो पूरे इंडिया में नाम कमाया है, हम तो उनकी बहुत सारी वीडियोस देखते हैं, हमें तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत से लोग मुझे कॉल कर करके बोलते हैं, मैम आपकी वीडियो को देख के मैंने हजारों लोगों को ज्वाइन करवा दिया, आपकी वीडियो को देख के मैंने इतने गाँव वाले लोग सेल कर दिए। तो सर, ये इस तरीके से इतना जो मान सम्मान प्यार जो हमें मिल रहा है, मेरी ताकत नहीं है, वो इस बिजनेस की ताकत है। इस बिजनेस की वजह से ही हमें ये मान सम्मान और ये प्यार मिल रहा है। कितनी बार तो ऐसा ही हुआ सर, मैं कितने कई सेमिनार में गई, वहां पे जो मेन गेस्ट होते हैं उनकी उनके साथ सेल्फी लेने की बजाय लोग मुझे आके बोलते हैं कि आपके साथ सेल्फी लेनी है। तो इतना मान सम्मान जो है सर, वो हमें इसी बिजनेस की वजह से मिल सकता है। और वो जो सपना मैंने उस दिन देखा था, आज मुझे लगता है कि वो सपना पूरा हो चुका है, और वो इसी बिजनेस की वजह से हुआ है। आप भी इस बिजनेस में कोई सपना लेके काम कीजिए। एक सपना और मैं आपको बताती हूँ जो इस बिजनेस ने पूरा किया है। ये बिजनेस जो है कल्प वृक्ष की तरह है। जिस तरह कल्प वृक्ष होता है ना, उसके नीचे खड़े होके अगर हम कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी, तो वो तुरंत पूरा हो जाता है। इसी तरीके से ये बिजनेस जो है ये कल्प वृक्ष की तरह है। यहाँ हम कुछ भी बोलते हैं तो हमारा हर सपना पूरा हो जाता है। जैसे कि मेरे पापा जी ने एक सपना लिया जब रिलायंस आया था, नया नया रिलायंस के जो मोबाइल आए थे, तो उस टाइम पर मेरे पापा जी ने सपना लिया कि मेरा भी बिजनेस पूरे देश में होना चाहिए। तो उन्होंने पता किया कि किसी प्रोडक्ट की, चलो हम कोई एजेंसी ले लेते हैं कि चलो देश में नहीं तो कम से कम अपने डिस्ट्रिक्ट में तो होना चाहिए, ऐसा उनका एक सपना था। तो जब उन्होंने पता किया किसी प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के लिए, तो उनको पता चला कि लाखों रुपए लगेंगे और बहुत सारा पैसा लगता है, लेकिन उनके पास उतना ज्यादा पैसा नहीं था। तो उनका सपना जो है वो दब कर मरकर रह गया था। लेकिन जब उन्होंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, तो यहाँ पे उनको पता चला कि इस बिजनेस में हमें 700 प्रोडक्ट्स की डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिल रही है, वो भी बिल्कुल फ्री में। ये इस बिजनेस की पावर है, और इस बिजनेस को हम पूरे देश में कर सकते हैं। तो जैसे ही जब लॉकडाउन हुआ था, तो मैंने इस बिजनेस में अपना एक्टिविटी दिखाना स्टार्ट किया। यूट्यूब के जरिए, यूट्यूब के माध्यम से मैंने प्रोस्पेक्टिंग करना स्टार्ट किया, और वहां से फिर लोगों ने मुझे कॉल करना स्टार्ट किया कि हम भी आपके साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, हम भी आपके साथ ज्वाइन करना चाहते हैं। और धीरे धीरे करके हमने एक एक लेवल करके आरपीएम में लेवल्स हासिल किए। पहले हमने ईगल किया, उसके बाद हमने धीरे धीरे करके सारे लेवल हासिल किए, लीडरशिप किया, रॉयल्टी किया, टेक्निकल किया। और मैंने अपने पापा जी को बहुत बहुत मेहनत करते हुए देखा, और उनका जो सपना था वो सपना भी इस बिजनेस के माध्यम से पूरा हुआ। और अक्सर बीसी सर ये बोलते हैं कि ये बिजनेस जो है ये दुआओं का बिजनेस है। हमें इस बिजनेस में दुआएं कमाने का भी मौका मिलता है। पैसा कमाने के तो बहुत सारे साधन होते हैं, लेकिन दुआएं कमाने का जो है वो एक ये इकलौता बिजनेस है। ये चीज मैंने सुनी थी, लेकिन ये चीज मुझे रियलाइज तब हुई जब एक बार की बात है कि मैं एक गांव में गई। एक गांव में बहुत छोटी सी एक होम मीटिंग हो रही थी, एक छोटा मिनी सेमिनार जिसको हम बोल सकते हैं, वो हुआ 40-50 लोगों का। और उस गांव में जब मैं स्टेज पर बोल रही थी, तो उसके बाद जैसे ही प्रोग्राम खत्म हुआ, स्टेज से जब मैं नीचे उतरी, तो एक एक बूढ़ी सी अम्मा बोल सकते हैं, एक बूढ़ी सी औरत थी, और वो रोते रोते, बहुत रोते रोते और मेरी साइड आ रही थी, और नीचे की तरफ उसने झुकना शुरू किया, यानी कि पैरों की तरफ झुकना शुरू किया। तो मैंने उनका हाथ पकड़ के अपने सर पे रख लिया, और मैंने बोला कि आप आशीर्वाद दो मुझे। तो बहुत ज्यादा रो रही थी, और मुझे नहीं पता था कि वो क्यों रो रही है। तो उन्होंने, जब वो आसपास के जो लोग थे, उन्होंने बताया कि इनका जो बेटा है
वो गलत संगति में फंसा हुआ था, लेकिन आपकी ही टीम के किसी मेंबर ने उसको आरसीएम में ज्वाइन कराया और वो अभी-अभी आरसीएम में ईगल की पिन को उसने हासिल किया है। उसको 5-7 हज़ार रुपए वो कमाना शुरू कर दिया है उसने, जो कि गलत संगति में वो बच्चा फंसा हुआ था और अभी 5-7 हज़ार रुपए कमा रहा है, तो इनके घर का चूल्हा-चौका अच्छे से चल रहा है। इसीलिए इन्होंने ये तुम्हें बहुत सारे आशीर्वाद दे रही हैं कि आपकी वजह से इनका बेटा जो है वो एक सही सही रास्ते पर आ गया। तो सर सच में ये बिज़नेस जो है ये ना सिर्फ पैसा कमाने का बिज़नेस है, बल्कि ये दुआएँ कमाने का बिज़नेस है। और दुआएँ जो हैं वो कमाना आज के टाइम में बहुत मुश्किल है। पैसा कमाना आसान है, लेकिन दुआएँ कमाना बहुत मुश्किल है। ये बिज़नेस सभी के सपनों को पूरा करता है। इसी तरीके से एक लेडी है मेरी टीम में है विद्या जी, जो कि जब छोटी बच्ची थी तो वो डॉक्टर बनना चाहती थी। उनका डॉक्टर बनना एक उनका सपना था कि मुझे डॉक्टर बनना है, लेकिन गाँव में रहती थी तो जल्दी शादी हो गई। छोटी उम्र में शादी होने की वजह से उनका सपना जो है वो दब कर रह गया था। लेकिन जब उन्होंने इस बिज़नेस को हमारे साथ जॉइन किया, प्रोडक्ट्स की नॉलेज ली, न्यूट्रीचार्ज की नॉलेज ली और महिलाओं को न्यूट्रीचार्ज के बारे में बताना शुरू किया, तो एक दिन हमने उनसे पूछा कि विद्या जी आपको कैसा लग रहा है? तो विद्या जी ने बोला कि क्या बताऊँ, बस मेरा तो सपना पूरा हो गया। तो हमने बोला कि कैसे? तो बोली कि मैं जब छोटी थी तो मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन डॉक्टर बनना पूरा नहीं हो पाया क्योंकि छोटी उम्र में शादी हो गई थी। यहाँ आकर मेरा जो सपना है वो दब कर मर कर रह गया था। लेकिन जब मैं औरतों को, लेडीज़ को न्यूट्रीचार्ज बताने जाती हूँ और उनको इतना ज़्यादा फ़ायदा हुआ मेरे प्रोडक्ट से, 1-2 लेडीज़ को बताया, उन्होंने औरों को बताना शुरू किया। अब जब भी मैं न्यूट्रीचार्ज बताने के लिए उनको जाती हूँ, तो वो दूर से देखते ही मुझे बोल देते हैं कि वो आ गई डॉक्टर में। तो इस तरीके से उनका जो सपना था, विद्या जी का सपना इस तरीके से पूरा हुआ और इसके अलावा विद्या जी ने हमें बताया कि उनके जो हस्बैंड हैं, वो किसी गलत संगति में फँसे हुए थे। वो अगर 15-20 दिन के बाद वो घर आया करते थे, आते भी थे तो 2, 4, 5 गुंडे या लोग उस तरीके के लोग उनके साथ आया करते थे, बंदूकें उनके साथ पास में हुआ करती थी और आते ही वो छत पर बैठा करते थे, नीचे नहीं बैठते थे। छत पे बैठते थे कि किसी भी टाइम पुलिस आ सकती है तो तुरंत भागना पड़ सकता है। इस तरीके की उनकी सिचुएशन थी और बोलती थी कि मैं तो बहुत परेशान रहती थी कि क्या होगा? खेती में तो हमारा गुज़ारा नहीं होता है, मेरे बच्चों का क्या होगा? उनकी पढ़ाई का क्या होगा? उनके फ्यूचर का क्या होगा? लेकिन जब उन्होंने इस बिज़नेस को जॉइन किया, उसके बाद से उनके हस्बैंड ने भी इस बिज़नेस में उनको सपोर्ट करना स्टार्ट किया और सर आप यकीन नहीं मानेंगे, आज वो एक बहुत ही सफल कपल है आरसीएम में और आज वो मेरी टीम में 8% रॉयल्टी अचीवर है, स्टार प्लेटिनम रॉयल्टी अचीवर है और किस तरीके से उनकी जिंदगी जो है वो बदल गई, किस तरीके से गलत संगति में पड़ा हुआ व्यक्ति आज आरसीएम से 8% रॉयल्टी की इनकम को एंजॉय कर रहा है और वो बोलते हैं कि अगर आरसीएम ने इस तरीके से हमारी जिंदगी को बदला है कि अगर आरसीएम से हमें 1 रुपया भी ना आए तो भी हम आरसीएम बिज़नेस को करना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उसने हमारी जिंदगी को बदला है। तो ये बिज़नेस इसी तरीके से ज़िंदगियाँ बदलने का काम करता है। तो मैंने धीरे-धीरे करके फिर हमने इसी तरीके से अचीवमेंट्स की, 8% रॉयल्टी हासिल की, टेक्निकल को हासिल किया, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी स्टोरी है, किस तरीके से हमने टेक्निकल किया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब पूरा लॉकडाउन था तब मुझे इस बिज़नेस में काम करने की मेरे दिमाग में बात आई, लॉकडाउन के बाद। तो जब हमने 8% रॉयल्टी को हासिल किया, यानी कि 3.5 लाख इधर और 3.5 लाख इधर, जितना भी बिज़नेस था वो हमने खुद से ही किया है, पावर लेग नहीं थी, कोई भी इस तरह का कोई भी सपोर्ट नहीं था। बहुत लोग पावर लेग के पीछे भागते हैं, उसका भी वो उस टाइप का हमारे पास कुछ नहीं था। हमने आज भी हम जितना भी बिज़नेस करते हैं, सभी लेग का वो सब हम खुद के अपने लेवल पे, अपने दम पे करते हैं, कोई पावर लेग का सपोर्ट नहीं होता है। तो हमने क्या किया ना, एक साइड पे 3.5 लाख करना होता है, हमें पता है 8% रॉयल्टी के लिए और दूसरी साइड पे 3.5 लाख करना होता है। वो हमने जब किया तो अ, उसके बाद की बात है कि अब उसको मेंटेन भी करना था। अगर हम पर्ल करना चाहते हैं यानी टेक्निकल अचीवर बनना चाहते हैं, तो हम सभी जानते हैं कि 3 महीने 8% रॉयल्टी को मेंटेन करना होता है। उसके बाद आप पर्ल के लेवल पर जा सकते हैं। और जब हमने 8% रॉयल्टी को मेंटेन किया तो पूरा लॉकडाउन और लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते थे, बाहर जाते थे तो उनको पुलिस के डंडे पड़ते थे।
इस तरह की सिचुएशन थी लॉकडाउन के अंदर, स्कूल बंद, कुछ बंद। लेकिन मैंने अपने पापा जी को बोला कि नहीं, रॉयल्टी तो मेंटेन करनी ही करनी है, किसी भी लेवल पे करें, हम तो करेंगे। तो मेरे पापा ने बल्कि मुझे डांट भी लगाई कि तेरा तो दिमाग खराब है, तू तो पागल है, कैसे हो सकता है 8% रॉयल्टी कैसे मेंटेन हो सकती है? जब पिकअप सेंटर ही नहीं खुले हैं तो कैसे मेंटेन हो जाएगी? जब लोग बाहर ही नहीं जा सकते हैं तो कैसे हो जाएगी? तो मैंने बोला कि मुझे नहीं पता कैसे होगी, लेकिन होगी, करना जरूर है। तो मेरे पापा ने भी बोला जिद्दी है तू तो, ऐसा बोल के और वो चले गए। और ऐसा एक बात और मुझे याद आ गई कि बचपन से ही मैं, मेरा थोड़ा सा जिद्दी नेचर है, किसी भी चीज को लेके मैं जिद करती हूँ और जब तक मुझे वो नहीं मिलती है तब तक मुझे चैन नहीं पड़ता है, ऐसा मेरा नेचर है। एक छोटे होते की बात है, मैं जब 3-4 साल की थी, तो उस टाइम पर मैंने किसी दूसरे बच्चे को, मेरे बराबर के किसी दूसरे बच्चे को देखा, लाइट वाले जूते पहने हुए देखा। आपको पता होगा बच्चों के जूते आते हैं, लाइट जलती है उसमें। तो मैंने वो देखा, मैं रात की बात है, रात को 10 बजे के आसपास की बात है। तो मेरा भी मन हुआ कि मुझे भी ऐसे जूते चाहिए। तो मेरे पापा ने आस-पास की मतलब मुझे समझाने की, मनाने की कोशिश की जैसे बच्चों को मनाते हैं, तो मैं नहीं मानी। लेकिन मैंने बोला कि नहीं, मुझे तो जूते चाहिए तभी मैं सोऊँगी, वरना मैं सोऊँगी ही नहीं, मैं रात को सोऊँगी नहीं। तो उन्होंने फिर आस-पास की जो भी दुकानें थी, देखा, क्योंकि रात को तो बाज़ार बंद हो जाता है, तो आस-पास की कोई भी दुकान खुली नहीं थी, मुझे मनाने की कोशिश की और मैं मान नहीं रही थी। तो एक हमारे जानकार थे दुकानदार, तो उनको रात को तब तक 12 बज चुके थे। उन्होंने रात को 12 बजे उसको कॉल किया और उनको बोला कि एक इमरजेंसी है, बच्चे के लिए एक लाइट वाला जूता चाहिए। तो उसने भी बोला कि भाई साहब पागल हो क्या? सुबह नहीं ले सकते थे? इतनी तो ये इमरजेंसी वाली कोई चीज़ नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि दवाई है या कोई ऐसी चीज़ है जिसके बिना आपका काम नहीं चल पा रहा। जूता ही तो है, सुबह ले लेते, हमारी क्यों नींद खराब कर रहे हो? तो उन्होंने उनको कुछ ना बोलते हुए बोला कि बस इमरजेंसी है, आप, हम आपकी दुकान के पास खड़े हैं, आप प्लीज हमें ये जूता दे दो। तो वो व्यक्ति अपने घर से उठकर आया और उसने दरवाजा खोला और हमें जूता दिया और मेरे मम्मी पापा ने मुझे जूता पहनाया लाइट वाला, और उसके बाद मैं सोई। तो शुरू से ही मेरा जो बिहेवियर था वो थोड़ा जिद्दी टाइप का था। तो वही वही चीज शुरू से ही चलती आ रही थी। तो अभी जब बात आई 8% रॉयल्टी की, तो उस टाइम पे भी उन्होंने मुझे यही बोला कि तू तो जिद्दी है शुरू से ही। तो मैंने बोला कि हाँ, मुझे तो करना है, 8% रॉयल्टी करनी है तो करनी है। तो उसके बाद अभी जो अगला महीना था उसके 20 दिन निकल गए और 20 दिन के अंदर अंदर सिर्फ और सिर्फ 3.5 लाख बिजनेस वॉल्यूम ही आ पाया था। और मैंने बोला, मेरे पापा ने बोला कि नहीं होगा, अभी भी नहीं होगा, क्योंकि 7 लाख तक लेके जाना है, सिर्फ 10 दिन है, 10 दिन में 7 लाख तक नहीं पहुंच सकता है। तो मैंने बोला कि हो जाएगा, आपको करना है, हेल्प करनी है तो करो, नहीं तो मत करो, मुझे मत रोको। उसके बाद फिर अगले अभी बचे थे सिर्फ 10 दिन, और मेरी जो डेडिकेशन था उसको देखकर फिर मेरे पापा ने भी मुझे सपोर्ट करना शुरू कर दिया। फिर हम पूरे परिवार ने मुझे सपोर्ट करना शुरू कर दिया। उनकी भी स्टोरी पता नहीं, समझ नहीं आती है, कभी तो वो सपोर्ट करना शुरू कर देते, कभी वो पीछे हट जाते थे, बोलते थे नहीं 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 होगा, नहीं होगा। लेकिन मैं उनसे ही बोलती थी कि होगा, जरूर होगा। तो मेरा डेडिकेशन देख के फिर जब 10 आखिरी के 10 दिन बचे तो उन्होंने मेरे साथ ही बैठकर, हम सब लोग 4 लोग हैं हम घर में, मैं, मेरी मम्मी, पापा और मेरा भाई, हम 4 लोग घर के 4 अलग-अलग कोनों में बैठकर कॉल पे कॉल हमने डिस्ट्रीब्यूटर्स को, नए लोगों को कॉल पे कॉल करना शुरू किया। सर सामान लेके आओ पिकअप सेंटर से, फटाफट पिकअप सेंटर देखकर बताया, पिकअप सेंटर पे कॉल किया, सर पिकअप सेंटर खुला है क्या? हमारे एक बंदा आ रहा है सामान लेने के लिए। वो बोलते हैं हाँ हाँ खुला है, ठीक है भेज दो। उनको कॉल किया, सर पिकअप सेंटर खुला है, जल्दी चले जाइए, अभी चले जाओ वरना पुलिस के डंडे पड़ेंगे। इस तरीके से सर हमने अगले 9 दिन के अंदर अंदर चारों लोग 4 अलग अलग कोने में बैठ के कॉल पे कॉल। सुबह 9 बजे हम लोग स्टार्ट होते थे, रात को 9-10 बजे तक हम कॉल दिन में 200, 300, 500 कॉल्स भी हमने की। खाना पीना भी भूल गए सर, आखिरी के 10 दिन में हम खाना पीना भी भूल गए थे। तो जब 9 दिन हुए तो हमारा 3 लाख बिजनेस जो है वो आ गया, यानी 3.5 पहले 20 दिन में आ गया था, 3 लाख जो है वो आखिरी के 9 दिन में आ गया। तो टोटल बिजनेस हुआ 6.5। अब रॉयल्टी के लिए हमें चाहिए होता है 7 लाख बिजनेस वॉल्यूम, लेकिन हम लोग थोड़ा मार्जिन भी जरूर रखते हैं, और थोड़ा नहीं, हम लोग ज्यादा ही मार्जिन रखते हैं। अब हमें, हमारा जो मेंटेलिटी थी वो ये थी कि 3.5 की बजाय हमारा 4 लाख इधर हो जाए, यानी 50,000 का गैप, और 4 लाख इधर हो जाए, टोटल 8 लाख। और हमारा हुआ था
29 तारीख तक हमारा जो बिजनेस था वो 6.5 लाख का था। तो हमारे दिमाग में ये था कि अब एक ही दिन बचा है और एक दिन में 1.5 लाख बिजनेस कैसे आएगा। आखिरी का वो दिन था, मुझे याद है अभी भी। हमारे अब यहाँ तक कि हमारे अपलाइन ने भी हमें कॉल करके पूछा कि आप करते क्या हो, आप कर क्या रहे हो ऐसा, आपने इतना बिजनेस इतने भरे लॉकडाउन में कैसे लागू खड़ा कर दिया, आप ऐसा क्या करते हो। सर अपलाइन तक भी परेशान, मतलब हैरान थे कि ये लोग ऐसा क्या करते हैं। तो आखिरी का वो दिन था सर, सुबह से लेके और रात तक हमने पूरा दिन यही काम किया, रात के 12 बजे तक, क्योंकि क्लोजिंग 12 बजे तक होती है। 12 बजे तक हमने कॉल्स और इस तरीके से सिर्फ अपने घर बैठे बैठे, हम किसी से मिलने नहीं गए, सिर्फ कॉल्स के जरिए हमने सर आखिरी के दिन में वो 1.5 लाख बिजनेस लेके आए। लोग पूरे पूरे महीने में 1 लाख बिजनेस नहीं कर सकते, हमने आखिरी के दिन में 1.5 लाख का वो बिजनेस किया, मैंने और मेरे पूरे परिवार ने। और वो रॉयल्टी का जो टाइम था वो हमने 3 महीने भरे लॉकडाउन में 3 महीने रॉयल्टी को मेंटेन किया। चौथे महीने हमने पर ही किया, 5-5 लाख दोनों में चाहिए होता है, वो हमने उसको मेंटेन किया और आगे भी उसको मेंटेन करते रहे सर, हमारा बिजनेस कभी भी डाउन नहीं गया। अक्सर ऐसा ही होता है कि एक बार बिजनेस बढ़ जाता है, अगली बार डाउन हो जाता है, फिर बढ़ जाता है और सितंबर में और मार्च के बढ़ जाता है, बाकी के महीने में डाउन हो जाता है। हमारा बिजनेस कभी भी डाउन नहीं हुआ, हमेशा हमारा बिजनेस बढ़ता रहा। वो इसीलिए क्योंकि हम लोग सुबह उठ के इस तरह से टेबल पे बैठ जाया करते थे, चाय भी हमें यहाँ टेबल पे मिलती थी, इस तरीके से हम लोग काम किया करते थे। और रात के 10-10, 11-11 बजे तक पूरा दिन कॉल करते रहते थे, पूरा दिन बातें करते रहते थे लोगों के साथ। हमें ये लगा कि हम अगर हम लॉकडाउन में हैं, अगर हम ये बिजनेस नहीं कर रहे हैं, बाहर हम लोग जा नहीं सकते हैं, तो हम क्या करेंगे। पूरा दिन या तो टीवी देखेंगे या फिर सोएंगे या आराम करेंगे या फोन की चार्जिंग खत्म करेंगे, नेट खत्म करेंगे। इससे बढ़िया क्यों ना हम अपने इस बिजनेस को आगे बढ़ाएं। और इस तरीके से सर, और यहाँ तक कि हमारे अपलाइन ने भी मना कर दिया था, उन्होंने भी बोला कि आपने ये गलत टाइम चुन लिया बिजनेस को मेंटेन करने का, नहीं हो पाएगा। आखिरी टाइम तक हमारे अपलाइन भी हमें यही बोलते रहे कि नहीं हो पाएगा, लेकिन हमने जिद नहीं छोड़ी और हमने करके दिखाया। और जब पूरा हो गया तो उसके बाद उन्होंने भी यही बोला कि हाँ आपने तो करना ही था, हमें तो पता ही था कि आप तो इसको कर ही देंगे। तो सर सेम हमारे साथ ऐसा ही होता है, पहले जो लोग हमें मना करते हैं वो ही लोग बाद में हमें शाबाशी भी देते हैं। तो हमारे साथ भी सेम ऐसा ही हुआ और इस तरीके से हमने लगातार इस बिजनेस को आगे बढ़ाया। आज इस बिजनेस में टेक्निकल अचीवर है। इसके बाद फिर जब बिजनेस पूरा हुआ तो फिर बारी आई कि अब जैसे पेरेंट्स सोचते हैं हर बेटी के बारे में कि चलो अब शादी करनी है, तो शादी के बारे में उन्होंने सोचा, तो बहुत सारे रिश्ते आए, बहुत से रिश्ते हमने भी देखे। तो बहुत से लोगों ने हमें मना कर दिया, बहुत से लोगों को हमने मना कर दिया कि हमें नहीं करना है, इसलिए क्योंकि हमारी 2 ही शर्तें थी। हमारी शर्तें ये थी कि वो व्यक्ति हमें आरसीएम बिजनेस करने से ना रोके, दूसरी ये थी कि मेरा जो यूट्यूब चैनल था उससे ना रोके, क्योंकि बहुत से लोग यूट्यूब को पसंद नहीं करते हैं कि इस तरीके से हमारे घर की बहू जो है वो यूट्यूब पर वीडियोस बना रही है, वो लोग नहीं पसंद करते हैं, या एक बिजनेस इस तरीके का कर रही है तो लोग नहीं पसंद करते हैं। तो बहुत लोगों ने हमें मना किया कि नहीं नहीं, बिजनेस नहीं करना है, कुछ और कुछ कुछ भी कर लो, लेकिन ये बिजनेस नहीं करना है, लोगों को जोड़ने का काम है। क्योंकि उनको पूरी नॉलेज नहीं होती है, वो यही बोलते थे कि ये तो लोगों को जोड़ने का काम है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। तो एक बार की बात है, एक बार एक बहुत ही बड़े, बहुत ही मतलब करोड़पति घर से एक रिश्ता आया। तो जैसे ही दोनों परिवारों ने बैठकर बात की, तो वहां से उन्होंने ये बोला कि नहीं, ये बिजनेस करने की कोई जरूरत नहीं है, कि हमारे पास बहुत पैसा है, आपकी बेटी को काम करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर फिर भी करना है तो ठीक है, घर पे बैठकर ट्यूशन पढ़ा लेगी, बाहर कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं। इस तरह की उनकी मेंटालिटी थी। तो हमने उनको मना कर दिया, उन्होंने बार बार कॉल भी किया, लेकिन हमने मना कर दिया कि नहीं, हमें नहीं करना है, यहाँ पे हमें रिश्ता नहीं करना है। और इस तरीके से सर बहुत सारे रिश्ते जब ऐसे टूटते जा रहे थे, तो माँ बाप को होता है ना थोड़ा सा कि क्यों रिश्ता नहीं हो रहा, उम्र होती जा रही है। तो एक दिन तो सर ऐसा भी हुआ, एक परिवार किसी ने रिश्ते के लिए मना किया और बोला कि आरसीएम ये काम हमें पसंद नहीं आया, इस वजह से उन्होंने हमें मना कर दिया रिश्ते से। तो बार बार ऐसा होता जा रहा था। तो एक दिन मेरे पापा जो है बहुत ही ज्यादा उदास हो गए और मैंने उनको, वो बैठ गए जैसे सोफे पर बैठे हुए थे और बैठे बैठे उन्होंने रोना शुरू कर दिया। और उनको ऐसा रियलाइज हुआ कि कहीं
मतलब ये तो जॉब करना चाह रही थी, मैंने इसको आरसीएम की तरफ इसका रुख किया और अब ये आरसीएम को छोड़ने को तैयार नहीं है। तो उनको ये लगा कि कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी, कहीं इसकी शादी हो ही ना, कहीं इसका मतलब ज़िंदगी तो खराब नहीं हो जाएगी। ऐसा बहुत सी बातें पेरेंट्स के मन में आती हैं, ऐसा उन्होंने वो रोना शुरू किया। तो अब बच्चा अपने पापा को रोते हुए तो नहीं देख सकता है, तो फिर मैं भी साथ में रोना शुरू कर दिया। और वो बहुत ही मतलब सीरियस सा, बहुत ऐसा वो इवेंट, वो मौका था वो कि बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था। तो मेरे पापा को ये लगा कि हमें इस बिज़नेस को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जिसकी वज़ह से शादी नहीं हो रही है या लेकिन मैं फिर उस टाइम पर मैं इस बिज़नेस को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि मुझे पता लग गया था। मैंने बोला कि ठीक है, शादी नहीं होगी तो मैं नहीं करूँगी, लेकिन मुझे इस बिज़नेस को ज़रूर करना है। मुझे शादी की ज़रूरत नहीं है, मुझे इस बिज़नेस की ज़रूरत है, क्योंकि तब तक मुझे सब चीज़ें समझ में आ चुकी थी। और उस दिन बहुत ज़्यादा इमोशनल दिन था और मैं और मेरे पापा हम दोनों रो रहे थे। और जब मेरी मम्मी को पता चला, क्योंकि हम अलग रूम में बैठे थे, जब उन्होंने देखा तो उन्होंने भी रोना शुरू कर दिया। और जब हम तीनों रो रहे थे तो मेरे भाई ने भी फिर हमें देख के, उसने भी उसकी भी आँखों में आँसू आ गए कि ऐसा क्या हो गया, क्योंकि हम अपने परिवार के साथ बहुत जुड़े हुए होते हैं ना, तो एक-दूसरे को रोते हुए नहीं देख सकते हैं। बहुत इस तरह का ऐसा भी हुआ कि मुझे मुझे भी यही लगने लग गया था कि ठीक है, शादी नहीं होगी तो कोई बात नहीं है, मुझे शादी करनी भी नहीं है। लेकिन अंदर ही अंदर मुझे भी ये फ़ील होता था कि अब मेरी शादी नहीं होगी, क्योंकि लोग इस बिज़नेस को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन धीरे-धीरे करके वो कहते हैं ना कि जब जो काम होना होता है तो फिर हमें पता भी नहीं चलता है। और जैसे एक ये रिश्ता आया तो उन्हें भी इस काम से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हमें भी सब कुछ ठीक लगा। हमने भी बोला कि आरसीएम और यूट्यूब से आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? उनको कोई दिक्कत नहीं थी, बाकी चीज़ों से हमें कोई दिक्कत नहीं थी। तो और देखिए अब आज शादी को भी 1 साल और 2 महीने हो चुके हैं और अभी तक भी मैं आप सभी के सामने ही हूँ। तो जितने भी पेरेंट्स आज इस मीटिंग में हैं, इस बात को सुन रहे हैं, तो आप भी अपने बच्चों को इस बिज़नेस में ज़रूर लेकर आइए। ये बिज़नेस जो है वो आपको ना सिर्फ़ आपके सपनों को पूरा करेगा, बल्कि आपके बच्चों के सपनों को भी पूरा करेगा। आज हम देख रहे हैं कि जॉब्स नहीं है इस बिज़नेस में, जॉब नहीं है, तो क्या करेंगे? ये बिज़नेस ही एक ऐसा बिज़नेस है जो बाहें फैलाकर हम सबके सामने खड़ा है कि तू पढ़ा-लिखा है तो भी ठीक है, नहीं पढ़ा-लिखा है तो भी आजा, मेरी शरण में आजा। ये बिज़नेस ऐसे ही बोलता है कि मैं बाहें फैलाए खड़ा हूँ, तू अगर पढ़ा-लिखा है या नहीं है, मैं तुझे सपोर्ट करूँगा। तू अगर औरत है, आदमी है, बच्चा है, मैं तुझे सपोर्ट करूँगा। तू अगर बुजुर्ग है, ये बिज़नेस जो है ये हमें हर एक सिचुएशन में ये बिज़नेस हमें सपोर्ट करने के लिए हमेशा तैयार है, बशर्ते हम अपना 100% इस बिज़नेस में दे सकें। की तरह मीटिंग करना, मीटिंग को अटेंड करना, मीटिंग में बोलना शुरू कर दिया है सिर्फ 17 साल की उम्र में। तो ये नेक्स्ट जनरेशन का भी जो बिज़नेस है, वो इस बिज़नेस में हमें ना सिर्फ हमें फ़ायदा होगा, बल्कि हमारे पूरे परिवार को इस बिज़नेस से फ़ायदा होने वाला है। तो चाहे आपको पैसा चाहिए तो वो आपको ये बिज़नेस देगा, टाइम फ्रीडम चाहिए तो वो आपको ये बिज़नेस देगा, मान-सम्मान चाहिए तो वो आपको ये बिज़नेस देगा, जीवन जीने का तरीका, सलीका हमें इस बिज़नेस से सीखने को मिलता है। तो मेरी कहानी इतनी थी, इस तरीके से आरसीएम ने मेरी ज़िंदगी को बदला। अब हम 1 मिनट के लिए ये सोच कर देखें कि अगर ये सब मेरी ज़िंदगी में ना होता, अगर आरसीएम मेरी ज़िंदगी में ना होता तो मेरी ज़िंदगी कैसी होती? तो मैं भी कहीं 20-30, 50 हज़ार रुपए की नौकरी कर रही होती। एक लिमिटेड सा मेरा दायरा होता, 4, 6, 10 लोग जो वहाँ रहते हैं, सिर्फ़ वही लोग मुझे जानते होते। आप सबके सामने मैं ना बैठी होती, मेरी एक अलग पहचान ना होती, मेरी ज़िंदगी ऐसी ना होती जैसी आज है। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आरसीएम बिज़नेस की वज़ह से है। आप भी ऐसी ज़िंदगी पा सकते हैं, हासिल कर सकते हैं इस बिज़नेस के माध्यम से। सिर्फ़ मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि इस बिज़नेस में आप लगे रहिए, पीछे मुड़ के मत देखना, जिद्दी बन जाओ। अगर जिद्दी बन जाओगे, तो आपको ये बिज़नेस जो है वो सब कुछ देगा जो आप पाना चाहते हैं, सारे आपके सपने पूरे करेगा। एक छोटी-सी कहानी के साथ मैं अपनी आज की स्टोरी को एंड करना चाहूँगी। एक बार की बात है, बहुत सारे मेंढक होते हैं और मेंढकों की एक रेस चल रही होती है। और उस रेस ये होती है कि एक जो पहाड़ है, जो मेंढक पहाड़ की सबसे ऊँची चोटी पर सबसे पहले पहुँच जाएगा, वो ही विजेता माना जाएगा। तो
सभी मेंढकों के बीच में होड़ शुरू हो गई। एक मेंढक ऊपर जा रहा है, कोई मेंढक इतना ऊपर जाते ही नीचे गिर जाता था, कोई इतना ऊपर जाते ही गिर जाता था, कोई थोड़ा और ऊपर जाके फिर नीचे गिर जाता था। एक ही मेंढक ऐसा था जो ऊपर पहाड़ की चोटी तक पहुंचा, और जब वो नीचे आया, जब उसको ट्रॉफी दी गई, उसको मान सम्मान दिया गया, जब उसको बोलने का मौका दिया गया स्टेज से, तो उस मेंढक से पूछा गया कि आपने ऐसा कैसे कर दिया। तो पता लगा कि वो मेंढक जो है वो बहरा था। यानी कि लोग जो है, नीचे जो लोग खड़े थे, कोई मेंढक अगर ऊपर चढ़ने लगता था तो उसको बोल देते थे अरे अरे गिर जाएगा गिर जाएगा, और वो गिर जाता था। फिर थोड़ा और ऊपर चढ़ने लगता था तो नीचे खड़े लोग बोल देते थे अरे अरे गिर जाएगा, वो सच में गिर जाता था। अब कुछ और ऊपर चढ़ने लगता था तो उसको बोल देते थे गिर जाएगा, संभाल के ध्यान से, और वो सच में गिर जाता था। लेकिन वो एक मेंढक जो पहाड़ की चोटी पर पहुंचा, वो इसीलिए पहुंचा क्योंकि वो बहरा था, उसको नीचे वाले लोगों की बातें सुनाई नहीं दे रही थी। सेम इसी तरीके से हम भी अगर इस बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें भी बहरा बनना पड़ेगा। लोग क्या कर रहे हैं, लोग हमें बोलेंगे तू कामयाब नहीं हो सकता, तू बनेगा करोड़पति, तू गाड़ी खरीदेगा, तू तुझे मान सम्मान मिलेगा, तुझे कौन मान सम्मान देगा, पागल आदमी है। लोग ऐसा बोलेंगे, लेकिन आपको बहरे बन जाना है। अगर आप बहरे बन जाएंगे तो ही आप उस मुकाम तक पहुंच पाएंगे। अगर आप लोगों की बातों पर का असर अपने ऊपर होने देंगे तो आप कभी भी उस लेवल पर नहीं पहुंच पाएंगे। सेम मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। भले ही मेरे परिवार के लोग थे, जब लॉकडाउन में मेंटेन करने की बात आई तो उन्होंने भी बोला कि नहीं होगा, क्योंकि इसमें गलती उनकी नहीं थी। गलती उनकी ये थी कि उन्होंने माहौल ही ऐसा देखा था कि इस बिजनेस में तो 6 महीने बाद ही बिजनेस बढ़ता है, उससे पहले बिजनेस बढ़ता ही नहीं है। जैसा उन्होंने सीखा था वैसा ही उन्होंने मुझे बताने की कोशिश की, लेकिन मैंने उनकी बात को नहीं माना, नहीं सुना, मैं बहरी हो गई और आज मैं आपके सामने हूँ। लेकिन अगर मैं मान लेती तो शायद वो रॉयल्टी कभी भी उस लॉकडाउन में तो मेंटेन हो ही नहीं सकती थी। तो इसी तरीके से आपको भी बहरे बनना पड़ेगा। अगर बहरे हो जाएंगे तो जरूर आप भी इस बिजनेस में ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगे, और ना सिर्फ यही बिजनेस बल्कि जिंदगी के हर उस मुकाम को आप हासिल करेंगे जिसको आप करना चाहते हैं। तो मेरी तरफ से आज इतना ही था। सभी को नमस्कार।